केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, क्लास 10th का साइंस है ये। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि ये वाला चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम कह सकते हैं कि हमारा बेस है, कह सकते हैं कि टोटल ओवरऑल जो साइंस है, केमिस्ट्री जो है उसका ये ओवरऑल आपका बेस इस चैप्टर में पूरा का पूरा दिया गया है। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है इस चैप्टर को। और इसमें हम देखेंगे किस तरह से केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं और इक्वेशंस उनके कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले शुरुआत में दिया है कि कंसिडर कीजिए कुछ सिचुएशंस को जो आपको नीचे दी गई हैं आपके डेली लाइफ की, और सोचिए उसके बारे में कि क्या होगा अगर मिल्क जो है उसे आप रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं समर के सीजन में, क्योंकि हम ज़्यादातर मिल्क को जो है हमेशा फ्रिज में रखते हैं या कोल्ड जगह पर रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, स्पॉइल ना हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि समर में उसे रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो क्या होगा। अगर आयरन का तवा है या पैन है या नेल है उसे एक्सपोज करेंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो उसमें क्या होगा। ग्रेप्स जो हैं वो फर्मेंटेड कैसे होते हैं। फूड जब कुक होता है, फूड जो है जब डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के थ्रू और हम रिस्पायर करते हैं, ये सारी सिचुएशंस क्या है। तो ये अबो सिचुएशंस जो दी गई हैं इसमें नेचर और आइडेंटिटी जो है इनिशियल सब्सटेंस की वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है ना। जो इनिशियल सब्जेक्ट था जैसे मिल्क था वो चेंज हुआ, आयरन का हमारा जो भी प्रोडक्ट है तवा, पैन या नेल, ग्रेप्स की बात करें, फूड की बात करें, ये सारी चीजें जो है इनकी आइडेंटिटी जो है इनिशियल सब्सटेंस की वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में मैटर के हमारे प्रीवियस क्लासेस में। जब भी कोई केमिकल चेंज ऑकर होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हुई है। आप इस चीज को लेकर बहुत ही वंडर होंगे कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे परफॉर्म होती है, कैसे टेक्स प्लेस होती है। अब हम परफॉर्म करेंगे कुछ एक्टिविटीज जिसके थ्रू हमें पता चलेगा ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एक्टिविटी 1.1 में सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो एक्टिविटी है वो आपको किसी बड़े इंसान के प्रेजेंस में करनी है, किसी एल्डर पर्सन के साथ में ही करनी है, बिकॉज ये थोड़ी सी रिस्की हो सकती है और अपनी आई के प्रोटेक्शन इसमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मैग्नीशियम रिबन जो है वो मतलब कंसीडर कीजिए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको लेनी है और उसे रब कीजिए सैंड पेपर के साथ में और उसे क्लीन कर लीजिए। अब आपको उसे होल्ड करना है पेयर ऑफ टोंग्स के थ्रू या चिमटा जिसे हम कह सकते हैं उसके थ्रू आपको उसे पकड़ना है उस मैग्नीशियम रिबन को, एंड देन उसे बर्न करना है स्पिरिट लैम्प में या बर्नर के थ्रू और कलेक्ट करना है उसके ऐश को, या वो जो उसके पार्टिकल्स गिरेंगे जिसे कह सकते हैं वो ऐशेस को आपको कलेक्ट करना है एक वॉच ग्लास में जैसे शो किया गया है फिगर में। बर्न मैग्नीशियम रिबन जो है उसे जितना हो सके अपनी आंखों से दूर आपको रखना है और आप इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे या इसका कंक्लूजन आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा वो हमें आपको बताना है। वो हमें यहाँ नीचे दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं फिगर में हमें दिया गया है किस तरह से बर्न हो रही है मैग्नीशियम रिबन एयर में और कलेक्शन हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो ऐश है उसका एक वॉच ग्लास में। तो यहाँ में दिया गया है कि आपने ऑब्जर्व किया मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होती है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जो है या धुआं जो है उसका बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है और चेंज हो जाती है वो एक व्हाइट पाउडर के अंदर, और ये पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और ये फॉर्म होता है क्योंकि रिएक्शन जो है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ हो रही है प्रेजेंट इन द एयर। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, और जब उसके साथ उसका रिएक्शन होता है, उसका मिलाप होता है तो उसके कारण क्या हो रहा है, इस तरह की रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। इसी तरह की एक्टिविटी 1.2 और 1.3 भी हमें दी गई है जिसमें हमें एक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, ऐड करना है उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे ये आपको करके देखना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको उससे क्या मिल रहा है एट द एंड। बाद में एक्टिविटी 3 में आपको दिया आपको फ्यू जिंक ग्रैन्युल्स लेने हैं एक कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करना है। एक और बात ध्यान रखें कि आपको उस एसिड को केयर से हैंडल करना है क्योंकि एसिड बहुत ही कह सकते हैं इन्फ्लेमेबल है या आपको हार्म कर सकता है, इंश्योर्ड कर सकता है, इसलिए आप ऑब्जर्व करेंगे क्या कोई चीज उसके साथ हो रही है, जिंक ग्रैन्युल्स के साथ क्या हो रहा है, या आप कोनिकल फ्लास्क को टच करके देख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब को टच करके देख सकते हैं कि क्या आपको कोई चेंज दिख रहा है टेम्परेचर में। जैसे आप देख सकते हैं हमें फिगर दी गई है
और ये अबाउट 3 एक्टिविटीज जो है इससे हम ये कह सकते हैं कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प कर सकता है हमें डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर ये केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई है या नहीं। अगर आपके इस रिएक्शन में स्टेट का चेंज हो रहा है, मतलब गैसियस टू लिक्विड हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है, सॉलिड टू गैसियस, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, तो आपके इसमें केमिकल चेंज हुआ है। अगर चेंज कलर में हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस अगर बाहर निकल रही है आपके इससे इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कह सकते हैं किसी चीज को बर्न करते हैं तो जो फ्लेम के फॉर्म में होती है, तो भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, मतलब अगर आपका फ्लास्क या आपका टेस्ट ट्यूब जो है गर्म आपको अगर लग रहा है, तो डेफिनेटली वहां भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंजेस हमारे आसपास में, हम देख सकते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस को जो हमारे आसपास मौजूद हैं या होती रहती हैं। हम स्टडी करेंगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को इस चैप्टर में। केमिकल इक्वेशंस हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है, इसमें हम एक्टिविटी 1.1 में हमने जैसे डिस्क्राइब किया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और ये डिस्क्रिप्शन जो है केमिकल रिएक्शन का इसे एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है और इसलिए काफी बड़ा लग रहा है, बट इसे अगर हम शॉर्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो एक सिंपलेस्ट वे है इसे राइट करने का, अगर हम वर्ड इक्वेशन का यूज करें। वर्ड इक्वेशन जो है अब रिएक्शन की वो हमें दी गई है। जैसे मैग्नीशियम को ऐड करोगे ऑक्सीजन के साथ में तो आपको मिल रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब एक बात याद रखें कि एरो के पहले जो दोनों चीजें हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जिनके बीच में रिएक्शन परफॉर्म होगी। और एरो हमें ये शो कर रहा है कि इस रिएक्शन का रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट हमें क्या मिल रहा है, तो वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सब्सटेंस जो अंडरगो केमिकल चेंज करते हैं इस रिएक्शन में, वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। वह न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये फॉर्म हुआ है रिएक्शन के थ्रू और ये हमारा प्रोडक्ट होता है। वर्ड इक्वेशन जो है वो शो करता है चेंजेस को जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स में थ्रू एन एरो जो प्लेस किया गया है उन दोनों के बीच में। रिएक्टेंट्स रिटर्न किए जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें प्लस साइन होती है, एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं, उसमें भी प्लस साइन होती है अगर मोर देन वन प्रोडक्ट मिल रहा है तो। एरो हेड जो है वो पॉइंट करता है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की तरफ बताता है उसका जो एरो है वो, और ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखने की बात करें तो क्या कोई शॉर्टर वे है रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को, तो यस, केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो और ज्यादा कंसाइज या और ज्यादा छोटी लिखी जा सकती हैं। यूजफुल मतलब केमिकल फॉर्मूलेज जो हैं अगर हम यूज करें वर्ड्स की जगह पे, तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शंस को। अगर आपको याद है या अगर आप रिमेंबर कर सकते हैं फॉर्मूलेज को, तो आप इजीली इस केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं और भी कंसाइज फॉर्म में। जैसे अगर हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हैं तो हम इजीली इस वर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे Mg फॉर मैग्नीशियम प्लस O2 हमारा ऑक्सीजन, ये हमें दे रहा है MgO। वेल ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, इसके बारे में हमें आगे दिया गया है। काउंट और कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम्स को जो ईच एलिमेंट में है। यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट्स दिए गए, जैसे Mg और O हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट्स में कितने कौन से जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमें देखना है जो LHS और RHS में सेम है या नहीं। अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है हर एलिमेंट में सेम है दोनों साइड्स में, तो वो इक्वेशन हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड है। बट अगर ऐसा नहीं है तो इक्वेशंस अनबैलेंस्ड है क्योंकि मास जो है उनका सेम नहीं है दोनों साइड में। और ऐसे केमिकल इक्वेशंस को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन भी कहा जाता है। इक्वेशन केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग अ मैग्नीशियम इन एयर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे ऊपर वाला जो इक्वेशन था वो बैलेंस नहीं था। बैलेंस करने के लिए क्या होता है, तो रिकॉल करना है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने स्टडी किया था क्लास 9th में, जिसमें लिखा था कि मास जो है ना तो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। और ये इसका मतलब ये है कि टोटल मास जो है एलिमेंट का जो प्रेजेंट होता है प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्शन के, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द एलिमेंट जो रिएक्टेंट्स में मतलब है प्रेजेंट उतना। अदर वर्ड्स में बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के वो सेम होने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन।
और इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम बैलेंस करें स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को। और ये केमिकल इक्वेशंस जो 1.2 में है वो क्या बैलेंस थी। अब हम लर्न करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप। वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 जो हमने ऊपर देखी थी, जिसमें हमें जिंक की बात की गई थी, वो रिप्रेजेंट किया जाता है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन देता है। ये अबोव वर्ड इक्वेशन था जिसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे केमिकल फॉर्मूलेज के साथ में। तो जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। तो हमने क्या किया, जिंक मतलब Zn प्लस H2SO4 अगर आप मिलाते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो ये क्या प्रोडक्ट आपको देते हैं, ZnSO4 प्लस H2। अब हम एग्जामाइन करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट के क्या दोनों साइड में सेम है। यहाँ पर एलिमेंट्स Zn के अगर देखिए तो नंबर ऑफ एटम LHS में देखोगे राइट हैंड साइड में, तो जिंक देखिए एक है, और वहीं अगर प्रोडक्ट की बात करें वहां भी एक ही है। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 है, वाइल सेकेंड साइड में भी 2 है। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे जो हमारे S और O हैं वो भी सेम है दोनों तरफ। तो नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट में सेम है दोनों साइड्स में एरो के, और इसीलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम ट्राई करेंगे बैलेंस करने के लिए ये इक्वेशन को जो हमें नीचे दिया है, Fe प्लस H2O वी गेट Fe3O4 प्लस H2। यहाँ Fe हमारा आयन है, और ये रिएक्शन हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन दिया है केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस है क्या नहीं। स्टेप 1 हमें दी है, क्योंकि हमें ये बैलेंस नहीं दिखा। आप देख सकते हैं एक बार और कि आपको Fe के दोनों तरफ एटम सेम दिख रहे हैं, नहीं। रिएक्टेंट्स में Fe का एक ही एटम है, बल दूसरी तरफ 3 एटम्स हैं। तो हम इस तरह से इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को आप पहले एक पर्टिकुलर बॉक्स, जो आप देख सकते हैं ऐसे बॉक्स बना दीजिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के ऊपर। अब लिस्ट कीजिए नंबर ऑफ एटम्स को डिफरेंट एलिमेंट्स के जो प्रेजेंट है अनबैलेंस इक्वेशन में। जैसे आप देख सकते हैं एलिमेंट Fe की बात करें, आयन की बात करें, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर रिएक्टेंट्स की साइड में देखें तो एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट्स की साइड में देखें तो 3 है। H की बात करें तो दोनों साइड 2-2 है, मतलब ये बैलेंस्ड है। O की बात करें तो ये 1 और सेकंड साइड में RHS साइड में 4 है। तो हमें इसे बैलेंस करना है। ऑफन ये कन्वीनियंट है कि हम स्टार्ट करें बैलेंस करना वो कंपाउंड्स को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, और ये मे बी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी हो, और उस कंपाउंड में सिलेक्ट करना है आपको एलिमेंट को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। इस क्राइटेरिया को यूज करके अगर हम सिलेक्ट करते हैं Fe3O4, और एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के उसके अंदर वो सबसे ज्यादा है, मतलब 4 है, इसलिए ऑक्सीजन से शुरुआत करेंगे। तो 4 ऑक्सीजन एटम्स जो है RHS में है, और एक ही एटम है ऑक्सीजन का LHS में। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एटम में इनिशियली 1 था जो H2O में प्रेजेंट था, एक O। भाई प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो 4 थे Fe3O4 में O4। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 4 हो जाएगा। इक्वलाइज करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स को ये रिमेंबर रखना है आपको कि अल्टर नहीं करना है आपको फॉर्मूले को। फॉर्मूले में चेंज नहीं होना चाहिए कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के जो इन्वॉल्व करता है रिएक्शंस को। फॉर एग्जांपल बैलेंस करना है अगर आपको ऑक्सीजन एटम्स को, तो हम कोएफिशिएंट 4 जो है वो पुट करेंगे सबसे स्टार्टिंग में, 4H2O है ना कि H2O4 या H2O4। इस तरह से नहीं करना है हमें, 4 हम सबसे पहले उसे कोएफिशिएंट में लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा इक्वेशन क्या बन गया, Fe plus 4H2O we get Fe3O4 plus H2। स्टिल ये बैलेंस नहीं है, पार्शियली बैलेंस्ड है, मतलब आधा बैलेंस्ड है। फिर नेक्स्ट स्टेप में Fe और H एटम्स की बात करें जो अभी तक बैलेंस नहीं हुए हैं। अब आप इनमें से कोई एक एलिमेंट लीजिए जिसे आपको फर्दर प्रोसीड करना है। बैलेंस करेंगे हम हाइड्रोजन एटम को जो पार्टली बैलेंस इक्वेशन है उसमें। इक्वलाइज कीजिए नंबर ऑफ H एटम्स को और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन के S4 ऑन द RHS। तो इनिशियली 8 है 4H2O में, लेकिन रिएक्टेंट्स की बात और प्रोडक्ट्स में सिर्फ 2 ही हैं H2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स को ऐसे ही रहने देंगे, प्रोडक्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो भी 8 बन जाए। और इक्वेशन हमारा Fe plus 4H2O we get Fe3O4 plus 4H2। हमने H2 के आगे भी 4 लगा दिया। स्टिल ये पार्शियली बैलेंस्ड है, मतलब आधा बैलेंस्ड है। स्टेप 5 में एग्जामाइन करना है वो इक्वेशन को, और अब थर्ड एलिमेंट जो हमारा बैलेंस नहीं है वो हमें लेना है, जो अब अनबैलेंस्ड है उसे हम बैलेंस करेंगे, जो है आयन मतलब Fe का।
इनिशियल में देखिए रिएक्टेंट्स में तो 1 एटम है Fe का, लेकिन प्रोडक्ट्स में 3 है, और 3 करने के लिए हमें रिएक्टेंट्स में 1 जो है उसमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमें 3 एटम्स मिल जाएंगे। अब इक्वलाइज करने के लिए Fe को हमने देखा 3 Fe ले लिया है प्लस 4 H2O, वी गेट Fe3O4 प्लस 4 H2। स्टेप 5 में फाइनली चेक करना है आपको करेक्टनेस आपके बैलेंस इक्वेशन की। आप काउंट कर सकते हैं एटम्स को हर एलिमेंट के दोनों साइड ऑफ इक्वेशंस में। अब आप देख सकते हैं ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, इक्वेशन मिला है केमिकल, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि 3 एटम्स ऑफ Fe अगर आप रिएक्टेंट में देख रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी Fe3 दिख रहा है आपको, वेल 4 एटम ऑफ H2 देख रहे हैं, मतलब 4 H2 मतलब 8 हो गया। लास्ट में आप देख सकते हैं 4 H2 है, मतलब वो भी 8 है, और O के एटम जो है वो 4 है, क्योंकि O के पहले 4 लिखा है, तो यहाँ भी हमारा O4 है प्रोडक्ट में। तो ये पूरी तरह से बैलेंस इक्वेशन बन गया है। नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट के दोनों साइड में इक्वेशंस 1.9 के वो इक्वल है, और ये इक्वेशन आप कह सकते हैं कि वो बैलेंस्ड है। ये मेथड जो है बैलेंसिंग की केमिकल इक्वेशंस की, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम ट्रायल कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है कोएफिशिएंट उनका यूज करके। स्टेप 7 में राइटिंग सिंबल्स कैसे होते हैं फिजिकल स्टेट्स के, मतलब आपको स्टेट्स भी बतानी है कि आपने जो एलिमेंट्स लिए हैं उनकी स्टेट कौन सी है। तो केयरफुली एग्जामाइन कीजिए अब वो बैलेंस इक्वेशन को। क्या इक्वेशन हमें बता रहा है कि कौन सी चीज का कौन सा फिजिकल स्टेट है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का? तो नहीं, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन फिजिकल स्टेट के बारे में यहाँ नहीं मिल रही है। और इस तरह की केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट्स जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो मेंशन करना बहुत जरूरी है केमिकल फॉर्मूले के साथ में। गैसियस, लिक्विड, एक्वियस और सॉलिड, ये स्टेट्स है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो रिप्रेजेंट की जाती हैं नोटेशंस के थ्रू। G फॉर गैसियस, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वियस एंड S फॉर सॉलिड। वर्ड एक्वियस का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट है आपका पानी के साथ मिलाकर आपने लिया है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, वो सॉल्यूशन ऑफ वाटर में प्रेजेंट है, इसलिए उसे एक्वियस कहा गया है। बैलेंस इक्वेशन में जैसे आप देख सकते हैं 3Fe, तो Fe आपको यहाँ सॉलिड के फॉर्म में लेना है आयन को, और 4H2O, H2O ऑफ वाटर है, लेकिन वाटर को आपको स्टीम के फॉर्म में लेना है, जो गैस के फॉर्म में होता है, तो उस तरह से लेना है। उसके बाद Fe3O4 सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, और 4H2 तो गैस है, तो गैस के फॉर्म में आपको H2 मिलेगा। नोट करना है सिंबल G जो है वो यूज किया गया है H2O के लिए, जो इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन वाटर जो है इसमें वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम है। और यूजुअली फिजिकल स्टेट्स जो है वो इंक्लूड नहीं की जाती केमिकल इक्वेशंस में जब तक नेसेसरी ना हो कि उसमें स्पेसिफाई किया जाए। कभी कभी रिएक्शंस कंडीशंस जो है, जिसके टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट जो है, ऐसी चीजें भी रिएक्शन के लिए इंडिकेट करती हैं अबव और बिलो द एरो जो इक्वेशंस में होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं CO जो गैस के फॉर्म में है प्लस 2H2 गैस के फॉर्म में है, ये हमें CH3OH दे रहा है लिक्विड फॉर्म में 340 ATM पे। उसके बाद में 6CO2 एक्वियस फॉर्म में है प्लस 6H2O लिक्विड फॉर्म में है, जो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमें C6H12O6 एक्वियस फॉर्म में मतलब ग्लूकोज दे रहा है, प्लस 6 एटम्स ऑफ मतलब 6 हमें O2 के मॉलिक्यूल्स दे रहा है ऑक्सीजन के, जो एक्वियस फॉर्म में है। इस तरह की स्टेप्स का यूज करके आप बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशंस 1.2 को, जो टेक्स्ट में सबसे पहले दी गई थी। होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस के समय में एटम्स जो एक एलिमेंट के होते हैं वो चेंज नहीं होते अनदर एलिमेंट के अंदर, ना तो वो एटम जो है वो डिसअपियर होते हैं मिक्सचर के अंदर या अपीयर होते हैं कहीं और। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर क्या होता है, तो सिर्फ ब्रेकिंग या मेकिंग होता है बॉन्ड्स का, मतलब सिर्फ एक बॉन्डिंग बनती है, दो अलग एटम्स होंगे एलिमेंट्स के तो उनके सिर्फ बॉन्डिंग होगी, मतलब मेकिंग और ब्रेकिंग होता है एटम्स के बीच में ताकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो सके। हम स्टडी करेंगे इस टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में जो बिटवीन चैप्टर 3 और 4 में हम इसके बारे में और भी डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से हम समझ सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स के चीजों का या दो चीजों का मिक्सचर दैट इज कॉम्बिनेशन और जिससे कोई थर्ड प्रोडक्ट बना है। तो जैसे एक्टिविटी 1.4 हमें दी है जिसमें हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है या क्विकलाइन कह सकते हैं, एक बीकर में लेना है और स्लोली ऐड करना है वाटर उसके अंदर। और आप उसके बाद में आप टच करके देखिए बीकर को, जो आपको फिगर में शो किया गया है, आप कुछ ना कुछ चेंज जरूर देखेंगे उसके टेम्परेचर के अंदर। तो जैसे हम देख सकते हैं फिगर में दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड लिया है
वाटर उसमें मिक्स किया है बीकर के अंदर। तो यहाँ हमें दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है विगरसली वाटर के साथ में तो प्रोड्यूस करता है स्लैक लाइम को, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को, और इसी के कारण आपको बीकर जो है थोड़ा सा वार्म पता चलेगा, हॉट पता चलेगा। CaO इसका हमारे यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। तो CaO जो सॉलिड फॉर्म में है क्विकलाइम, उसके साथ H2O जो लिक्विड में है मतलब वाटर को हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा CaOH/2 जो एक्वियस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि डेफिनेटली हमने एक्वियस मतलब जो पानी के अंदर घुला हुआ सब्सटेंस होता है तो वो जो सॉल्यूशन होगा उसे एक्वियस कहते हैं। तो CaOH/2 हमें एक्वियस फॉर्म में मिलेगा जो होगा स्लैक लाइम। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड जो है और वाटर जो है कंबाइन होंगे ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट बन सके जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसे रिएक्शन में जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और चीज दी है कि क्या आप जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है स्लैक लाइम का ये प्रोड्यूस होता है रिएक्शन जो हमने ऊपर देखी थी इस तरह से, जो यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए, हम वॉल्स पे लगाते हैं जिसे हम चूना कहते हैं, उस तरह से ये होता है स्लैक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है मतलब रिएक्ट बहुत ही स्लोली करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में, और फॉर्म होती है एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वॉल्स के ऊपर, और इसीलिए हमारी जो वॉल्स है वो व्हाइट दिखती हैं एकदम, जैसे हम चूना लगाते हैं उसके बाद कैसी दिखती है इस तरह से। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है 2 या 3 दिन बाद व्हाइट वॉशिंग्स के ऊपर, मतलब व्हाइट वॉशिंग करने के बाद में, एंड एक शाइनी फिनिश आपको मिलती है वॉल के ऊपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है नोट करना कि केमिकल फॉर्मूला जो है मार्बल का ये CO3 है। तो देख सकते हैं हम नीचे में एक इक्वेशन दिया है CaOH/2 जो एक्वियस सॉल्यूशन था जो हमने ऊपर वाली रिएक्शन में फॉर्म किया था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ आप CO2 अगर मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं जो गैस के फॉर्म में है, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है CaCO3 और प्लस वाटर मतलब H2O भी फॉर्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, जिसमें पहला है बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें हम C लेंगे जो सॉलिड फॉर्म में है कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में गैस, तो हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जो है गैस के फॉर्म में। सेकेंड में फॉर्मेशन ऑफ वाटर है H2 से प्लस O2 से, मतलब हम वाटर फॉर्म कर रहे हैं H2O से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, दोनों गैस फॉर्म में है। 2 एटम्स जो है हाइड्रोजन के 2H2 जो गैस के फॉर्म में है प्लस O2 विल गेट 2H2O जो लिक्विड फॉर्म में होगा। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें अगर, तो जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्टिविटी 1.4 में हमने ऑब्जर्व किया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है इवॉल्व होती है और ये मेक करती है हमारे रिएक्शन को, हमारे रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा वार्म, क्योंकि हीट इवॉल्व हुई है तो थोड़ा गर्माहट आपको पता चलेगी वहां पर। और रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ में, उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब हीट भी उसमें प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है। अदर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, तो जैसे हम देख सकते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बर्निंग में भी यही होता है, जैसे CH4 गैस के फॉर्म में आप लेते हैं प्लस 2O2 गैस के फॉर्म में, तो यू विल गेट CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस 2H2O वाटर आपको मिलेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ गैस मतलब स्टेम के फॉर्म में मिलेगा, हीट के फॉर्म में मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या कुछ और है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या आप जानते हैं ये बात? तो हम सब जानते हैं कि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, और हमें ये एनर्जी जो है फूड से मिलती है, जो हम खाते हैं फूड उससे। डाइजेशन के सिस्टम में या डाइजेशन के वक्त फूड जो है वो ब्रोक डाउन होता है या टुकड़ों में बढ़ जाता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो, ब्रेड, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ब्रोकन डाउन होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में फॉर्म हो जाते हैं जिसे ग्लूकोज कहते हैं। और ये ग्लूकोज जो है जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ में हमारे सेल्स में, बॉडी के सेल्स में, और ये प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी। और ये स्पेशल नेम जो है इस रिएक्शन को, उसे रेस्पिरेशन कहा गया है, और प्रोसेस जिसके बारे में हम चैप्टर 6 में और डीप में पढ़ेंगे। C6H12O6 जो एक्वियस फॉर्म में है ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, प्लस 6O2 मतलब एक्वियस फॉर्म में है हमारा ऑक्सीजन, जिससे हमें प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं 6CO2 एक्वियस फॉर्म में प्लस 6H2O लिक्विड फॉर्म में, और उसके साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है।
डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो होता है कंपोस्ट के अंदर, जब डिकम्पोस्ट होता है, डिकम्पोजिशन हम करते हैं, तो ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आइडेंटिफाई कीजिए टाइप ऑफ रिएक्शन जो टेक्स प्लेस हुई थी एक्टिविटी 1.1 में, जहां पर हीट जो है वो बाहर आई थी फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट के साथ में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसमें एक्टिविटी 1.5 हमें दिया है, जिसमें हमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेने हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, मतलब एक ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब जो खाली हो, और उसको आपको हीट करके रखना है और उसमें आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डालने हैं। नोट करना है कि कलर जो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का वो कैसा था स्टार्टिंग में। अब आप हीट कीजिए उस बॉइलिंग ट्यूब को फ्लेम के ऊपर, बर्नर और स्पिरिट लैम्प के ऊपर, किसी पे भी कर सकते हैं, और अब ऑब्जर्व कीजिए आप उन क्रिस्टल्स का कलर हीटिंग के बाद, क्योंकि पहले तो आपने नोटिस कर लिया है कि पहला कैसा कलर था, बाद में कैसा कलर हुआ ये आपको नोटिस करना है हीटिंग के बाद। क्या आप नोटिस करेंगे कि ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो थे वो चेंज हो चुके हैं। ऑल्सो आपको स्मेल जो है वो भी आपको अलग पता चलेगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर जो है बर्निंग सल्फर का वो भी आपको अलग पता चलेगा। फेरस सल्फेट FeSO4 है, तो 2FeSO4 जो सॉलिड के फॉर्म में हमने क्रिस्टल के फॉर्म में लिया था, उसको जब आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, SO2 प्लस SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे 2 चीजें आपको और मिल रही हैं। तो यहाँ पे Fe2O3 सॉलिड के फॉर्म में फेरिक ऑक्साइड हमको मिलेगा। इस रिएक्शन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। पहले हमने क्या किया था, 2 प्रोडक्ट्स लिए थे और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला था 2 रिएक्टेंट्स लेके, और यहाँ पर हमने एक रिएक्टेंट लिया है जिसको सिर्फ हीट किया है, जिससे हमें मोर देन 1 प्रोडक्ट मिला है, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो थे FeSO4 और 7H2O, ये वाटर को लूज करके जब हीट किए जाते हैं तो कलर ऑफ क्रिस्टल भी चेंज होता है, और देन ये डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, वाइल SO2 और SO3 हमारे गैसेस फॉर्म में है। डिकम्पोजिशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हीटिंग के बाद में, ये एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लाइम या क्विक लाइम हम कह सकते हैं, और ये बहुत सारे इसके यूजेस हैं। एक इसका यूज है कि मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में भी ये यूज होता है। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होती है हीटिंग के थ्रू, तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। नाम थर्मल से हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी जो है, जैसे हीट एनर्जी जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो रही है या यूज हो रही है। तो CaCO3 लाइम स्टोन जो है सॉलिड फॉर्म में था, उसको हीट करने के बाद CaO मतलब क्विक लाइम और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला इन द फॉर्म ऑफ गैस। अनदर एग्जांपल जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो 1.6 एक्टिविटी में हमें दिया है, जो यहाँ पर दी गई है। इसमें हमें 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। वापस हमें ट्यूब को खाली रखना है, उससे पहले गर्म कर लेना, उसके अंदर लीड नाइट्रेट पाउडर डालना है, और उसे बॉइलिंग ट्यूब को आपको टोंग्स का यूज करके, चिमटे का यूज करके उसे फ्लेम के ऊपर रखना है। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, क्या आपको कोई चेंज उसमें दिखेगा? तो यस, आप ऑब्जर्व करेंगे इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स का। आपको ब्राउन कलर की जो धुआं है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये फ्यूम्स जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे NO2, और रिएक्शन ये टेक्स प्लेस होगी इस तरह से। 2PbNO3/2 जो सॉलिड फॉर्म में है, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है ये। उसको जब आपने हीट किया तो आपको क्या मिला, 2PbO जो सॉलिड फॉर्म में है लीड ऑक्साइड प्लस 4NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, 4 एटम्स जिसके वो गैस के फॉर्म में है, और ऑक्सीजन आपको मिलेगा साथ में। अब हम परफॉर्म करेंगे कुछ मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को, जो एक्टिविटी 1.7 और 1.8 में दी गई है। आपको एक प्लास्टिक मग लेना है और 2 होल्स जो हैं उसके बेस में आपको करने हैं, और फिट करना है उसके ऊपर रबर स्टॉपर, उसके होल्स के ऊपर इंसर्ट करना है कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इन रबर स्टॉपर्स के ऊपर, जैसे आपको शो किया गया है डायग्राम में। कनेक्ट करना है इन इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट बैटरी के साथ में, नीचे आप देख सकते हैं कनेक्ट किया हुआ है। अब आपको उस मग को फिल करना है वाटर के साथ में इस तरह से कि इलेक्ट्रोड जो है पूरी तरह से इमर्स हो जाए, पानी के अंदर आ जाए, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाटर में आपको मिलाना है। अब 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं जो वाटर के साथ भरे हो, एंड इन्वर्ट फील विथ वाटर, और इन्वर्ट करना है उसे ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के ऊपर उल्टे उन्हें हमने रख दिए हैं। अब स्विच ऑन करना है करंट को, और उस एपरेटस को अनडिस्टर्ब रहने देना है कुछ समय के लिए। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर बबल्स जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स में फॉर्म हो गए हैं, और ये बबल्स जो हैं वो डिस्प्लेस कर रहे हैं वाटर को टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब वाटर की जगह जो है उसे वो ले रहे हैं।
और ये जो है क्या वॉल्यूम जो है गैस का वो कलेक्ट करेगा सेम बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब में, दोनों में जो वॉल्यूम है गैस का सेम होगा। एक बार टेस्ट ट्यूब जो है फिल कर दिया रिस्पेक्टिव गैसेस के साथ में, तो रिमूव करना है उसे केयरफुली और टेस्ट करना है इन गैसेस को एक एक करके बर्निंग कैंडल का यूज करके क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के माउथ पे आप बर्निंग कैंडल को रखिए और आप देखिए कि आपको किस तरह के फ्यूम्स या किस तरह का चेंज देखने को मिलता है। एक कॉशन की बात है कि केयरफुली करना है आपको, क्या होगा हर केस में वो आपको देखने को मिलेगा और कौन सी गैस प्रेजेंट होगी दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग है सेम है किस तरह से है। एक्टिविटी 1.8 में आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है एक चाइना डिश के अंदर और आपको देखना है कि उसका कलर क्या है, पहले से देख लीजिए। फिर उस चाइना डिश को आप सनलाइट में रख दीजिए कुछ समय के लिए एंड देन आप ऑब्जर्व कीजिए कलर सिल्वर क्लोराइड का कुछ समय बाद। तो आप देखेंगे कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर का हो चुका है सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि ये सिल्वर और क्लोरीन दोनों के अंदर डिकम्पोज हो गया है लाइट के थ्रू, इसलिए हमारा रिएक्शन जो है वो इस तरह से होगा AgCl, तो 2AgCl इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ये हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, जिसको सनलाइट के प्रेजेंस में उसने हमें क्या दे दिए, 2 प्रोडक्ट दे दिए, एक दे दिया सिल्वर और एक क्लोरीन। तो 2Ag जो सॉलिड फॉर्म में है प्लस Cl2 गैस के फॉर्म में क्लोरीन हमें मिलेगा। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी इसी तरह से बिहेव करेगा। 2AgBr सॉलिड फॉर्म में लेंगे और सनलाइट में रखेंगे तो यू विल गेट 2Ag सिल्वर प्लस ब्रोमीन Br2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब और रिएक्शंस जो हैं वो यूज कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, मतलब यूज की जाती हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज जो बनाते हैं उसमें। कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज होगा इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। जैसे हमने देखा कि इसमें रिक्वायर होती है एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, ताकि ब्रेक डाउन हो सके रिएक्टेंट्स का। और रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्व की जाती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिसमें हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, लेकिन जिसमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक और चीज दी है मैं कि आपको कैरी आउट करना है एक एक्टिविटी को, जिसमें आपको 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें ऐड करना है 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड और मिक्स करना है उसे हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। टच करना है बॉटम आपके टेस्ट ट्यूब का आपके पाम से। क्या आप फील करेंगे, क्या वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक, ये चीज को आपको करके देखना है, तब आपको समझ में आएगी कि ये एक्टिविटी से आपको किस तरह की रिएक्शन पता चली है, ये एक्टिविटी में कौन सी रिएक्शन है। तो ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, यू विल गेट इट्स आंसर बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी तक हमने टाइप ऑफ रिएक्शन और भी देखे थे, अब हमारा जो नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मतलब उसको अपनी जगह से हटा देना, वो जो एटम है उसको या एलिमेंट है उसे, और अपन उस जगह पे वो दूसरा एटम आ जाना, दैट इज डिस्प्लेस कर देना। यहाँ पर एक्टिविटी 1.9 जो हमें दी है, इसमें हमें 3 आयरन नेल्स लेनी है एंड उसे क्लीन करना है सैंड पेपर के ऊपर रब करके। अब आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं जिसपे मार्क करना है A और B, और ईच टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में रखना है। अब आपको टाई करना है 2 आयरन नेल्स को थ्रेड से और इमर्स करना है उसे या उसे डुबा देना है किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब बी में आपने लिया है 20 मिनट के लिए, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में हमें दिया गया है। और 1 आयरन नेल जो है उसे अलग से रख देना है, क्योंकि आपको कंपेयर करना है उन नेल्स के साथ में, उन 2 नेल्स को जो आपने डीप की है और एक तीसरी जिसे आपने डीप नहीं किया है। अगर आप अलग रखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। 20 मिनट्स के बाद में आपको उन नेल्स को बाहर निकाल लेना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। अब कंपेयर करना है आपको इंटेंसिटी जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की है, जो टेस्ट ट्यूब ए में है और बी में है। also कंपेयर करना है आपको कलर जो आयरन नेल्स के हैं, जो आपने डीप किए थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर और जो आपने अलग से बाहर रखी थी, उन दोनों के बीच में। जैसे आप देख सकते हैं नेल्स में कंपेयर करें तो जो आपने उसके अंदर डीप की थी वो आयरन नेल जो है जब आपने बाहर निकाली तो कैसी कलर की होगी, ब्राउन कलर की, और जो आपने अलग रखी हुई थी वो एज इट इज थी। वाइल सोल्यूशन की बात करें तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए का ब्लू रहा, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में रिएक्शन मिक्सचर हो गया था और इसीलिए बी का टेस्ट ट्यूब का कलर कैसा हो गया है, ब्लूनेस कम हो गई है। और ये आयरन नेल जो है क्यों ब्राउनिश हो गए कलर में, और ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड क्यों हो गया, तो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इसमें टेक्स प्लेस हुई थी, इसलिए जिसमें Fe मतलब आयरन जो सॉलिड फॉर्म में था, नेल के फॉर्म में था, प्लस CuSO4 जो कॉपर सल्फेट था एक्वियस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में था,
उन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो उसने FeSO4 ले लिया, मतलब Fe ने जगह ले ली Cu की, कॉपर की जगह आयन ने ले ली, तो वो हो गया आयन सल्फेट जो एक्वियस फॉर्म में था, और Cu अलग निकल आया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। और इस रिएक्शन में आयन जो है वो डिस्प्लेस्ड किया, आयन ने डिस्प्लेस किया और रिमूव किया अनदर एलिमेंट को, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। और ये रिएक्शन को इसीलिए कहा गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसकी प्लेस को उसने डिसमिस कर दिया या उसकी प्लेस को अपनी प्लेस बना ली, इस तरह से। अदर एग्जाम्पल्स इसके जो है वो है Zn जो सॉलिड फॉर्म में है प्लस CuSO4, तो Zn ने Cu की जगह ले ली कॉपर की, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu बन गया सॉलिड फॉर्म में। वहीं अगर हम Pb ले लें, मतलब लीड ले लें, और लीड को CuCl2 के साथ में एक्वियस सॉल्यूशन कॉपर क्लोराइड का लें, तो हमें लीड क्लोराइड मिलेगा PbCl2 प्लस Cu इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जिंक और लीड जो है ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं एज कंपेयर टू कॉपर, और इसीलिए वो कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो आपको जैसे एक्टिविटी दी है जिसमें आपको 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और अनदर टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है। मिक्स करना है दोनों सोल्यूशंस को, और फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाइट सब्सटेंस जो है, जो इनसोल्यूबल होगा, वाटर में पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, ऐसा एक सब्सटेंस फॉर्म होगा। और ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो है इसे प्रेसिपिटेट कहेंगे, जो नीचे जम जाएगा। और कोई भी रिएक्शन में जो प्रोड्यूस करता है प्रेसिपिटेट, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Na2SO4 एक्वियस फॉर्म में सोडियम सल्फेट को हम BaCl2 एक्वियस फॉर्म बेरियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो विल गेट BaSO4 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, मतलब बेरियम सल्फेट, और प्लस 2 NaCl एक्वियस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड हमें मिलेगा। और ये किस वजह से होता है, कौन से रीजन है इसके होने के। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है BaSO4 का ये फॉर्म हुआ है रिएक्शन के थ्रू, जो SO4 डबल नेगेटिव और Ba2 पॉजिटिव में हुई है। अदर प्रोडक्ट जो फॉर्म हुए हैं सोडियम क्लोराइड, जो सोल्यूशन के अंदर ही है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन रिएक्टेंट, उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक्टिविटी 1.2 अगर आप रिकॉल करेंगे, जहां पे आपने मिक्स किया था सॉल्यूशन को लीड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का, तो किस तरह का कलर जो है प्रेसिपिटेट का फॉर्म होगा वो आपको देखना है, और कंपाउंड जो है उसका नाम क्या होगा जो प्रेसिपिटेट हुआ है। राइट करना है आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी उस रिएक्शन के लिए, और आपको बताना है कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, जिसमें एक्टिविटी 1.11 में हमें दिया है कि आपको चाइना डिश के अंदर जिसमें 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर रखना है और उसे हीट करना है। और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो सरफेस जो है कॉपर पाउडर का वो कोट हो जाएगा ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ में। उसके ऊपर की जो बॉर्डर है या वो जो आपने उसके अंदर कॉपर पाउडर रखा है वो ऊपर से पूरा ब्लैकिश दिखने लगेगा। और क्यों ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऐड हुआ कॉपर के साथ में और कॉपर ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो गया। जैसे आप देख सकते हैं रिएक्शन में Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2 विल गेट 2CuO। मतलब अगर हीट करेंगे, अगर हाइड्रोजन गैस पास हो रही है इस हीटेड मटेरियल के ऊपर CuO के ऊपर, तो ब्लैक कोटिंग जो है सरफेस की वो ब्राउन हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होगी और कॉपर ऑब्टेन होगा। जैसे CuO को फिर H2 की गैस के थ्रू अगर वो जा रहा है, हीट कर रहे हैं, तो CuH2O हो रहा है। आप देख सकते हैं पहली रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, सेकेंड में हमारा जो पहली वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिला था उसको हमने H2 के साथ में वापस मिला दिया, तो हमको पहले वाला प्रोडक्ट मिल गया, मतलब Cu मिल गया। तो अगर सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन गेन करता है या लेता है रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन में, तो उसे ऑक्सीडाइज कहते हैं। और अगर सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन को या छोड़ देता है ऑक्सीजन को रिएक्शन में, तो उसे रिड्यूस कहते हैं। रिएक्शंस के थ्रू कॉपर ऑक्साइड जो है वो लूज कर रहा था ऑक्सीजन को और रिड्यूस हो गया, और हाइड्रोजन जो है वो गेन कर रहा था ऑक्सीजन को और ऑक्सीडाइज हो गया। अदर वर्ड्स में बात करें तो एक रिएक्टेंट जो है ऑक्सीडाइज होता है, वाइल अदर जो है वो रिड्यूस होता है रिएक्शन में। और ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी वे में हमें ये 1.30 वाली रिएक्शन दी है, जिसमें CuO प्लस H2 दिया है और दोनों को हीट किया तो Cu प्लस H2O मिला। अब इसमें अगर H2
ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ में काम कर रहा है, तब जाकर आउटपुट में H2O मिल रहा है। तो ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेल CuO जो था हमारा सबसे पहला वाला रिएक्टेंट, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन को छोड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन को निकाल देकर सिर्फ Cu दे रहा है, तो वो निकालने की प्रोसेस रिडक्शन है। अदर एग्जाम्पल जो है इसके वो है ZnO plus C will get Zn plus CO, MnO2 plus 4HCl will get MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। रिएक्शन 1.31 में कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, CO और ZnO जो है वो रिड्यूस हुए टू Zn, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ CO में और ZnO Zn में। रिएक्शन 1.32 में HCl जो है ऑक्सीडाइज हुआ Cl2 में, वहीं MnO2 जो है वो रिड्यूस हुआ MnCl2 में। अब वो एग्जांपल्स जो है इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर सब्सटेंस जो है वो गेन करता है ऑक्सीजन को और लूज करता है हाइड्रोजन को इस रिएक्शन में, तो वो ऑक्सीडाइज है। और अगर सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन को और गेन करता है हाइड्रोजन को रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन में, तो उसे रिड्यूस कहा जाता है। एक्टिविटी जो हमने मैग्नीशियम रिबन की देखी थी, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो डार्जलिंग फ्लेम इन एयर, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो चेंज क्या होता है, व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम बीइंग जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, उससे कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, मतलब ऑक्सीजन मिला है, मतलब O मिला है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीडाइज रिएक्शन ये मानी जाएगी। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हमारे डेली लाइफ में? तो कोरोजन जो है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आयन आर्टिकल्स या लोहे की जो चीजें होती है वो बहुत ही शाइनी होती है जब नहीं होती है, बट धीरे धीरे उनके ऊपर कोटिंग जो है वो आ जाता है एक रेडिश ब्राउन पाउडर का, जो कभी बहुत समय तक अगर हमने इसी तरह अनयूज रखी तो, और ये प्रोसेस को कॉमनली कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयन। कुछ अदर मेटल्स जो है वो भी टर्निश्ड होते हैं इस मैनर में। अगर आप नोटिस करेंगे कि कलर ऑफ कोटिंग जो फॉर्म हुई है कॉपर और सिल्वर पे, वो कैसी होती है, जब मेटल जो है अटैक किया जाता है सब्सटेंसेस जो उसके आसपास में है, जैसे मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, तो ये कहा जाता है कि वो कोरोड हो चुका है, और ये प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। ब्लैक कोटिंग जो सिल्वर के ऊपर या ग्रीन कोटिंग जो कॉपर के ऊपर होती है, ये भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल माना जाता है। कोरोजन कॉज करता है डैमेज को हमारी कार बॉडीज पे, आप देख सकते हैं ब्रिजेस पे, आयरन रेलिंग्स पे, शिप्स पे, या और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेटल से बने हैं, स्पेशली जो आयरन से बने हैं। कोरोजन ऑफ आयरन एक सीरियस प्रॉब्लम है। हर साल एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड किया जाता है डैमेज आयरन को रिप्लेस करने के लिए। इसके बारे में हम और भी ज्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। रैंसिडिटी की बात करें, मतलब बासीपना जिसे हम कह सकते हैं, या फिर यूज करने जैसा ना रहा हो, रैंसिडिटी। तो क्या आपने कभी टेस्ट किया है, स्मेल किया है ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल जो बहुत समय से रखा हुआ है? जैसे हम नमकीन की बात कर लें या फिर आप कचौरी समोसे की बात कर लें, तो बहुत समय तक अगर आपने उसे नहीं खाया तो आप देख सकते हैं कि उसकी स्मेल या टेस्ट में आपको ऑयल का जो टेस्ट है वो पता चलेगा, एक रैंसिड टेस्ट पता चलेगा। जो फैट्स और ऑयल्स जो है ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये रैंसिड हो जाते हैं और उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स हम जो यूज करते हैं, वो एडिड किए जाते हैं फूड में जिसके अंदर फैट या ऑयल होता है। और फूड को या तो आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए जो स्लो डाउन कर दे ऑक्सीडेशन को, क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर स्लो डाउन होगा तो फूड आपका जल्दी स्पॉइल नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि चिप्स मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, यूजुअली बैग जो होती है चिप्स की, आपने हमेशा नोटिस की होगी कि वो चिप्स के पैक्स के अंदर बहुत ज्यादा एयर भरी होती है, तो वो गैस होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ताकि वो प्रिवेंट कर सके चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से, मतलब रैंसिड होने से, या उसमें ऑयली सा टेस्ट ना आए, उससे बचाने के लिए ही उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फील किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस चैप्टर को हमने यहाँ कंप्लीट किया है। और एक बात, ये जो हमें यहाँ दिया है ये शॉर्ट फॉर्म है या समरी है हमारे ओवरऑल चैप्टर की, जिसमें ये बताया गया है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि इस होल चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है।